नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत ने अपने पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले दिए इस्तीफे में गहलोत ने कई ऐसे मुद्दों का जिक्र किया है जिससे संकेत मिलता है कि वे बीजेपी में जा सकते हैं। रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा धमाका हुआ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में परिवहन, कानून, गृह और आईटी जैसे भारी भरकम प्रोफाइल वाले नेता कैलाश गहलोत ने न केवल अपने पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि पार्टी भी छोड़ दी। दिल्ली सरकार में आतिशी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गहलोत इस तरह इस्तीफा देकर सरकार और आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ देंगे, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक कैलाश गहलोत ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। पार्टी छोड़ते समय उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें काम करने का मौका देने के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री का पद संभालने वाली कैलाश गहलोत ने पत्र में कई बातों का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद है जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। कैलाश गहलोत कभी अरविंद केजरीवाल को अपना हनुमान कहते थे। अब उनका यह कदम राजनीति के जानकारों को हैरान कर रहा है। गहलोत ने पत्र में केजरीवाल के पुराने बंगले में हुए विवाद समेत कई बातों पर प्रकाश डाला है। अपने इस्तीफे में कैलाश गहलोत ने जिस तरह मैली यमुना का मुद्दा उठाया, अरविंद केजरीवाल के आलीशान घर को शीश महल लिखा, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे बीजेपी में जा सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय से कैलाश गहलोत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के करीब होते जा रहे थे। जब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में झंडारोहण के लिए एलजी ने कैलाश गहलोत को ही नामित किया था। जब केजरीवाल ने जेल से आतिशी को अधिकृत किया तभी से कयास लगने लगे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जब पूरी आम आदमी पार्टी एक सुर में एलजी के खिलाफ बयानबाजी करती तो कैलाश गहलोत उसमें अपने स्वर नहीं मिलाते देखे गए। बीजेपी के खिलाफ भी वे बहुत मुखर नहीं देखे जाते थे। इसके अलावा जिस तरह से आतिशी मारलेना को सीएम बनाया गया उससे भी कहीं न कहीं कैलाश गहलोत नाराज बताए जाते रहे। हालांकि उन्होंने अपने बयानों में इसका जिक्र कभी नहीं किया। आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्टिनेंट माने जाते कैलाश गहलोत ने भी आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। ये करप्शन का, ये भ्रष्टाचार का बेड़ा डूब रहा है और जब बेड़ा डूबता है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ छोड़कर भाग रहे हैं और कैलाश गहलोत ने वो सब बातें कही जो आज तक हम कहते आ रहे हैं। यमुना जी के सफाई के नाम से 8000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में डाल चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने
पॉल्यूशन से, गंदे पानी से, टूटी सड़कों से ग्रस्त करके रखा है। और आज उन्होंने भी माना कैलाश गहलोत ने कि जिस तरह से शीश महल बनाया गया, करप्शन का अड्डा बनाया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया, और आज अरविंद केजरीवाल उस शीश महल में दिल्ली को लूट कर आराम से सो रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। दिल्ली के लोग आज त्राई कर उठे हैं, इसीलिए आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कैलाश गहलोत का जाना आज बहुत स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिन खत्म हो चुके हैं। उनसे दिल्ली के लोगों को उनसे निजात मिलने वाली है और दिल्ली से उनकी जान बचने वाली है। अरविंद केजरीवाल के जाने का समय आ गया है। मैं भी हैरानी हूँ, मगर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का चाल चलन, दिल्ली के लोगों को जिस तरह से उन्होंने जीवन नारकीय बनाया है, जहरीला हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित जमुना जी, तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं। तो कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। कैलाश गहलोत ने जो पत्र लिखा है उसमें स्पेसिफिक तौर पर कहा कि यमुना की सफाई नहीं हो पाई, उससे न आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल वेंडेटा रहेगी, पॉलिटिकल एक्शंस हो रहे, लोगों के लिए लड़ने की बजाय पॉलिटिकल कर रहे। शीश महल का भी जिक्र किया। हाँ, यही तो आम आदमी पार्टी के पाप हैं। आपके पाप में यमुना जी की खराब स्थिति, वादा करना कि हम तो जी 2 कमरे के घर में रह सकते हैं, लेकिन शीश महल बना लेना, तो इसी पाप में जो भी जिसके भी मन में अच्छाई होगी वो तो नहीं रह पाएगा। फाइनली कैलाश गहलोत का ये डिसीजन आया है। अभी डिटेल मुझे पता नहीं है क्या है कैसे है, मगर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी अच्छाई होगी वो रहना नहीं चाहेगा। बीजेपी ने कहीं वो सही है शीश महल को लेकर, तभी कैलाश गहलोत ने इतने बड़े लेटर लिख के उन्हें कहा, और ये भी कहा कि आप आम आदमी के लिए लड़ने के बजाय खुद का पॉलिटिकल एजेंडा। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति दिल्ली का हितैषी होगा, अब वो अरविंद केजरीवाल का जैसे भांडा फूटा है, जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री से चिपके रहने का मोह दिखाया, कोर्ट के डंडे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी एक कम्युनिस्टवादी सोच के साथ आगे गए, तो जिसका भी सोच राष्ट्रवादी होगा, भारत माता की जय वाला होगा, उनके साथ नहीं रह पाएगा। कैलाश गहलोत का ये निर्णय मुझे इसी तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है, अभी बहुत सारे राज हैं जो कैलाश गहलोत जी खोल सकते हैं, और उसकी वजह से बचने के लिए उन्होंने एक विधायक को, जो स्वयं संयोजक आम आदमी पार्टी के हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उस व्यक्ति ने सवाल का जवाब ना देते हुए एक आम विधायक को ये जवाब देने की जो कोशिश की गई है, इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नज़र आता है कि केजरीवाल जी डर रहे हैं, सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कौन से राज हैं जो कैलाश गहलोत जी के दिल और दिमाग में है, जिसको खोलने का डर केजरीवाल जी को सता रहा है। सर, क्या किस तरीके से देखते हैं आप कि एक मंत्रिमंडल का एक इम्पोर्टेंट मंत्री जो पोर्टफोलियो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का रखता है, वो ही इस तरीके से अगर इस्तीफा दे दे और अपने शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाए कि शीश महल से लेके यमुना की सफाई तक का, तो आप सरकार की कार्यशैली के ऊपर कैसे सवाल उठाते हैं? निश्चित ही देखिए, हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो निकली थी अन्ना के आंदोलन से, जो कहती थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो कहती थी कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, जो कहती थी फ्री बिजली और पानी देंगे, आज कहीं ना कहीं उससे भटकती नजर आती है। आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी ये पार्टी, जिसके ज्यादातर मंत्री या तो जेल चले गए या कुछ लोगों ने बेल ले ली, और बेल कहाँ ली? बेल राजकुमार आनंद ने ली बेल। इसी तरीके से आज कैलाश गहलोत भी उसी बेल के इंतजार में नजर आ रहे हैं। कई जो विधायक हैं इनके मौजूदा, वो पार्टी छोड़कर गए, किस दबाव में गए? कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है
वो इनके सामने आ रहा है और उसी का डर सताने की वजह से ये पार्टियां चेंज कर रहे हैं। आज दुख होता है कि केजरीवाल जी जो कहते थे कि हम 2 कमरे में 3 कमरे के मकान में रह लेंगे, छोटी गाड़ी ही काम से चला लेंगे, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, एक शीश महल खड़ा किया, भ्रष्टाचार का शीश महल। उसमें अभी इन्वेंट्री आई है, हमने सबने देखा, लाखों रुपए के पर्दे हैं, टॉयलेट सीट है। इस तरीके की अगर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है तो निश्चित ही ये सरकार जो अपने मुद्दों से भटक चुकी है वो साफ उससे झलकता है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने जो बयान दिया उसमें आरोप लगाया गया कि वे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले थे, उन पर रेड भी हो चुकी थी। बीजेपी में जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली का चुनाव ईडी और सीबीआई के दम पर जीतना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए, 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। तो सर, क्या आप ये मानते हैं बीजेपी एक कैंपेन टाइप में है कि किसी तरह बीजेपी आप ये अकेले कैलाश गहलोत का सवाल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार पे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, ठीक हो गए। तो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, देखिए आप पे ईडी का छापा मारा जाएगा तो फिर बीजेपी कहेगी साहब ये भ्रष्टाचारी हैं, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, अरे ये तो एकदम अपराधी हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये बीजेपी की घिनौनी राजनीति अकेले यहाँ नहीं पूरे देश में चल रही है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी वॉशिंग पाउडर सक्रिय हो गया है। दिल्ली चुनाव के पहले मोदी वॉशिंग मशीन सजा के रख ली गई है, अब उसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं। देखिए चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे। तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, खासतौर पे उन्होंने शीश महल का जिक्र किया, जो अरविंद केजरीवाल का घर था जो उन्होंने बाद में छोड़ दिया, इसके अलावा यमुना का जिक्र किया, कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के क्योंकि मंत्री थे, तो उनकी बात से कहीं ना कहीं अब ये एक तरह से आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि आपके अंदर के लोग ये सब आरोप लगा के निकल रहे हैं। देखिए 14 घंटे पहले 15 घंटे पहले के उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, वो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि ईडी और सीबीआई सक्रिय हो गए हैं क्योंकि चुनाव शुरू हो गए हैं और भाजपा वही अपनी गंदी राजनीति पर वापस उतारू। लेकिन ये तो आरोप तब से लग रहे हैं जब आप लोग लगातार जब वो गए थे ईडी सीबीआई के सामने, जब वो सवाल जवाब के लिए गए थे, तब भी आप लोगों ने आरोप लगाया था, लेकिन तब तो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। अभी 14-15 घंटे में ऐसा क्या हो गया? देखिए वो तो वही बेहतर बता पाएंगे, पर डेफिनेटली इलेक्शंस टाइम है तो ईडी सीबीआई सक्रिय हो गई है और जेल की स्ट्रगल काफी टफ होती है, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी की तरफ से इससे प्रतिक्रिया वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंदर की आवाज़ अब खुलकर सामने आने लगी और ये दिखाता है कि अरविंद, उन्होंने एक तरह से खुल के स्वीकार किया कि अरविंद केजरीवाल के लुटेरे गैंग के साथ में नहीं रहूंगा। हमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय ईडी कोर्ट ने बकायदा बेल देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये ईडी और सीबीआई गंदे षड्यंत्र कर रही है। इससे बड़ा क्लीन चिट क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में ऐसा कहा, जब लर्नड ईडी कोर्ट ने लिखित में ऐसा कहा।
आगे क्या आप इसको मुश्किल राह देख रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले इतने बड़े मौजूदा मंत्री का, इतने पोर्टफोलियो के मंत्री का पार्टी छोड़कर जाना? चुनाव है तो बड़े मंत्री उनके भी आज दो हमें ज्वाइन कर दो उनके बड़े नेता हमें भी आज ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये लगा रहेगा। भले ही आम आदमी पार्टी उनकी बीजेपी में जाने का आरोप लगा रही हो, लेकिन कैलाश गहलोत ने खुद इसके कोई संकेत अभी नहीं दिए। केजरीवाल को लिखे पत्र में भी उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है जिस तरह कैलाश गहलोत ने आप और केजरीवाल पर हमला किया, उससे साफ है कि वे बीजेपी में या फिर कांग्रेस में जाएंगे। दिल्ली के एलिट कल्चर से निकले जाट समाज के नेता कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में आने से पहले बड़े वकील रहे। 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर नसफगढ़ सीट से मामूली अंतर से चुनाव जीते, लेकिन 2020 में करीब 6000 वोटों से जीत हासिल की। नसफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहां से कोई नेता दूसरी बार लगातार नहीं जीत दर्ज कर पाया, लेकिन कैलाश गहलोत लगातार दूसरी बार यहां से जीते, लेकिन तीसरी बार चुनाव जीतना वाकई चुनौती था। हो सकता है कि इसीलिए गहलोत ने नई रणनीति तैयार की हो। वैसे इस चुनाव में उनके खिलाफ इनेलो ने भी अपना जाट प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान कर रखा था, जिसके कारण वे चिंतित बताए जा रहे थे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल इस बार आधे विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रहे थे। हो सकता है कि कैलाश गहलोत को अपना टिकट काटे जाने की आशंका रही, इसीलिए पार्टी छोड़ना ही ठीक समझा। कैलाश गहलोत राजनीति में आने से पहले वकालत करते थे। 2005 से 2007 में वे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सदस्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की। उन्होंने DU के वेंकटेश्वर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में BA ऑनर्स की पढ़ाई की और इसके बाद लॉ की डिग्री हासिल की। 2015 में जीत के बाद केजरीवाल सरकार में उन्हें ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, कानून समेत कई विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा का मुद्दा काफी अहम रहा। महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने का पूरा खाका खींचने का श्रेय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए कैलाश गहलोत को जाता है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का चुनावी शोर सोमवार की शाम थम जाएगा। इस हिसाब में आखिरी 2 दिनों में हर राजनीतिक दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी गहमागहमी, बहसबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। सत्ताधारी महायुति हो या महाविकास अघाड़ी का प्रचार अभियान कल्याणकारी पहलों और विकास जैसे मुद्दों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ा तो राजनीतिक रैलियों तथा सभाओं में वोट जिहाद, धर्म युद्ध, संविधान खतरे में जैसे नारे लगने लगे। रिपोर्ट देखते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया शरद पवार पर तीखा वार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि क्या शरद पवार को हिंदुओं के बारे में बोलने में शर्म आती है या उन्हें डर लगता है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी जैसा कोई बयान नहीं देता कि अगर कोई हिंदू भाजपा के खिलाफ वोट करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार करें और उसका नाम अब्दुल रहमान रखें। हिंदुत्व में ऐसी भाषा नहीं होती। शरद पवार ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और मराठी मुस्लिम सेवा संघ को समर्थन दिया है। शरद पवार ने वोट जिहाद जैसी बातें फैलाई है। राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद का परिवार वोट जिहाद फैलाता है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की ये नीति है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाओ, बांटो और राज करो, मतदाताओं को भ्रमित करो और वोट पाकर शासन करो। हालांकि इसमें वे अब सफल नहीं होंगे। देश में एक वातावरण बना है कि भारत को अब विकसित भारत बनाना है। वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जो नैरेटिव गढ़ रहे थे वो हरियाणा में विफल हो गया। अब वे महाराष्ट्र और झारखंड में भी विफल होंगे। शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है।
शरद पवार साहब, आपने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को शरद पवार ने समर्थन दिया। शरद पवार और कांग्रेस ने मराठी मुस्लिम सेवा संघ को सपोर्ट दिया और ये उलमा बोर्ड की मराठी मुस्लिम सेवा संघ की बातें एमबी और शरद पवार ने मान्य की कि जिसमें 10% आरक्षण करना है, आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाना है। तो इसके लिए शरद पवार साहब, आपने वोट जिहाद की बात फैलाई। राहुल गांधी कांग्रेस के सलमान खुर्शीद परिवार ने वोट जिहाद शुरू किया। वोट जिहाद मौलाना सज्जाद नुमानी धर्मगुरी करते, जिहाद करो, वोट जिहाद करो। देखिए, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की ये पॉलिसी है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाओ, डिवाइड एंड रूल करो और मतदाताओं को भ्रमित करो और वोट प्राप्त करो, लेकिन उसमें वो अब सफल नहीं होंगे। इस समय जो देश में एक वातावरण बना है कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत का मतलब हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे रोड का सेक्टर हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे सोलर का हो और चाहे एनर्जी का हो, और चाहे थर्मल का हो, चाहे सी पोर्ट का हो और चाहे ड्राई पोर्ट का हो। कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहना चाहिए, हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए और भारत को एक ग्लोबल लीडर बनना है। इसलिए डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस देने वाली सरकारें ही सफल होगी भारत को विकसित भारत बनाने में। इसलिए वातावरण पूरा ही चेंज हो गया। ये जो नैरेटिव जो घट रहे थे कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, वो फेल हो गए हरियाणा में और महाराष्ट्र और झारखंड में भी फेल हो गए। चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले खड़गे, नोटिस का स्वागत है। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के नोटिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नोटिस का स्वागत है, जवाब 18 तारीख तक देना है, जो दे दिया जाएगा। जवाब तैयार किया जा रहा है और भेज दिया जाएगा। वेलकम। नोटिस का जवाब 18 तारीख देना है, दे देंगे। और हमारे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, सॉरी मीडिया के लोग हैं, वो लोग तैयार कर रहे हैं और वो भेज देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे उम्रदराज हैं लेकिन सच नहीं बोलते हैं। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शनिवार को यहां प्रियंका गांधी आई होंगी, उन्होंने सच्चाई नहीं बोली होगी। उन्होंने विकास, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद, नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उम्रदराज हैं लेकिन सच नहीं बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव को 1947 में हैदराबाद के रजाकारों के निजाम ने जला दिया था। खड़गे जी की माँ, उनकी चाची, उनकी बहन की उसमें जलकर दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी बारे में कहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगता है। उन्हें बताना चाहिए कि निजाम था कौन और ये रजाकर कौन थे जिन्होंने यह किया। वे क्यों सच्चाई नहीं बताते? कल यहाँ पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आई होंगी, वो भी सच्चाई को नहीं बोली होंगी। उन्होंने विकास के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद के बारे में नहीं कहा होगा, नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्रदराज हैं लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है और बारावती गांव
बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए, जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन, ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था। क्यों नहीं आप उस सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं? कांग्रेस के नेतृत्व के भय से, अरे आप तो स्वयं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपको सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं, निजाम के रजाकारों ने, निजाम का रजाकार कोई और नहीं था, ये निजाम के रजाकार वही कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो आज भी जगह जगह, कहीं गणपति महोत्सव पर, कहीं रामनवमी की शोभा यात्रा पर और कहीं पर हमारी आस्था और सम्मान के प्रतीक विशालगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके भारत को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के अंदर अंग्रेजों का ही जीन्स आया है और इसीलिए कह रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये महाअघाड़ी गठबंधन बांटने की राजनीति कर रहा है, ये जाति के नाम पे बांटेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। प्रचार अभियान सोमवार को समाप्त हो जाएगा। प्रचार अभियान के आखिरी दौर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के विश्वासघात का हवाला देते हुए मतदाताओं से भावनात्मक अपील की। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार की राकांपा के गठबंधन वाली महायुति सरकार चुनावों से पहले महिलाओं के लिए अपनी लाड़की बहन योजना के सहारे मतदाताओं को साधने में लगी है। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। इसमें 9.7 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।